दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 9th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया किसी स्पेशल पॉइंट के ऊपर। हमने देखा कि कैसे हम लाइन चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर हमने सरफेस चार्ज देखा, डिस्क देखा, एंड लास्ट में हमने रिंग को समझा कि रिंग की वजह से अगर रिंग के सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रही है तो उस एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। जरा देखिए, हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की थी। ये मान लीजिए मेरे पास आई कैप है, ये जे कैप है, ये मेरा के कैप है, और ये मेरी रिंग मान लेता हूं मैं, ठीक है। ये इसका सेंटर है और ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, परपेंडिकुलर है प्लेन के, किस प्लेन के, जिस प्लेन में रिंग रखी हुई है उसके, और उसके सेंटर से पास हो रही है। अब मान लीजिए इस रिंग के ऊपर मैंने कोई चार्ज दे दिया, यूनिफॉर्म चार्ज मैंने यहां पे डाल रखा है, लैम्डा कूलम पर मीटर। लैम्डा कूलम पर मीटर मेरा चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर। मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो हमने लास्ट एपिसोड में कैलकुलेट किया था और हमने देखा था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वर्टिकली अपवर्ड होगी, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा इस पॉइंट पे। अगर मैं इस हाइट को जीरो कर देता, मतलब पॉइंट पी को यहाँ पे ले आता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती, जीरो आती। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती। इस चीज को आप बेसिक तरीके से भी समझ सकते हो। कैसे? अगर मैं इसका आपको टॉप व्यू दिखाऊं, तो टॉप व्यू कैसे दिखाओगे? ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिंग रखी हुई है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दूं, तो एक्स मेरा नीचे चला जाएगा, इधर वाई आ जाएगा, जेड आपकी तरफ हो जाएगा, और जो रिंग यहाँ पे रखी हुई थी वो अब आपको वर्टिकल, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा जो पहले ऊपर से देख रहे थे, वो अब आपको सामने से नजर आ जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं इसको घुमा देता हूं, एक्स को नीचे की तरफ दिखाता हूं, वाई के अबाउट इसको घुमा देता हूं, तो आपको ये इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मेरा आई कैप है, ये मेरा जे कैप है, और के कैप आपकी तरफ हो जाएगा। सही है भाई? अब इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो कितनी आएगी? अगर ये मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज इसके ऊपर, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो आएगी। आप बोलो सर जीरो क्यों आएगी? बड़ा सिंपल है यार। आप एक काम कीजिए, यहां पे स्मॉल एलिमेंट ले लो, उसके ऊपर डी क्यू चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे होगी यहां पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपेल करेगी, बाहर की तरफ भेजेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होगा, फोर्स ही तो है, तो वो यहाँ पे बाहर की तरफ इस तरफ आएगा। ऐसे ही अगर मैं जस्ट इसके ऑपोजिट यहाँ पे डीएल एलिमेंट ले लूं, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आ जाएगी, और क्योंकि ये भी डी क्यू है और ये भी डी क्यू है, उतनी आर्क लेंथ ये, उतनी आर्क लेंथ ये, उस पर जितना चार्ज है उतना यहाँ पे भी चार्ज है, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप ये कह सकते हो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या बनेगी? जीरो। ऐसे ही आप और ले लो, जितना इधर लोगे उतना इधर भी होगा उसका काउंटर पार्ट। तो इस तरह से आप सिमेट्री से कह सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इसके साइड में यहां पे कोई पॉइंट ले लूं, पी पॉइंट, तो क्या यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी? क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। रिंग के केस में अगर रिंग की प्लेन में ही अगर आप रहते हो और रिंग के इनसाइड अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हो, तो सेंटर पॉइंट पे जीरो आएगी, बट अगर मैं उससे थोड़ा सा भी अवे चला जाऊंगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगी, ठीक है। अब वहां पे आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और यहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा सा यहां पे इंटीग्रेशन का ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे करें यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले कोई? तो देखो, अगर आपको मैथ्स आता है तो आप इजीली कर पाओगे इंटीग्रेशन। तो खैर मैं आपको इंटीग्रेशन तक लेके जाता हूं और मैं ये प्रूव करा देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नॉन जीरो आएगी। कितनी आएगी वो आप खुद कैलकुलेट करना, ठीक है। तो जरा देखिए, मैं साइड में कोई पॉइंट ले रहा हूं, पी पॉइंट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं, यहां से आर डिस्टेंस है। तो एक काम करता हूं, अगेन इसका टॉप व्यू बनाता हूं भाई मैं, ठीक है। तो जरा देखिए, ये मेरा इसका टॉप व्यू हो गया, ये आई कैप डायरेक्शन है, ये मेरी जे कैप है, ये मेरा सेंटर है, और यहां से आर डिस्टेंस अवे मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पी पॉइंट, ठीक है। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है। डीएल की वैल्यू क्या होगी बता दो। अगर मैं यहां से इसकी ये रेडियस की बात करूं तो मैं कैपिटल आर रेडियस बोल देता हूं, और इस एंगल को थीटा बोल देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आर डी थीटा। तो अगर मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डी क्यू हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी इस लाइन पे।
अब ये जो स्मॉल चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा कहां पे, यहां पे, और यहां पे अगर मैं 1 कूलम रख दूंगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फोर्स लगेगा, जिसको आप डी बोल सकते हो। तो मैं रेड पेन से अगर मैं दिखा दूं तो रेड पेन मेरे पास यहां पे है, जरा देखिए, यहां पे आपका ये जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ देगा डी, ठीक है। अब ये जो डी है इसके दो कंपोनेंट होंगे दोस्तों, एक कंपोनेंट होगा आपका हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल, ठीक है। मैं इस एंगल को फाई बोल देता हूं, चलिए, तो ये भी आपका एंगल फाई हो गया। तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। मैं इंटरेस्टेड हूं इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो बनेगा। आप बोलोगे सर क्यों जीरो बनेगा? आप सिमेट्री से कह सकते हो जितना इधर है उतना ही इधर भी होगा, उतना ही डी क्यू चार्ज, और उस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, और उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इधर वाला और इधर वाला तो कैंसिल कर जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। इसलिए मेरा इंटरेस्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है। वर्टिकल कंपोनेंट तो सिमेट्री से आप जीरो बोल सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट पे केवल टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो कंपोनेंट यहां पे सर्वाइव करेगा। मुद्दा ये है कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे कितनी होगी। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको डी मान लूं तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कितना बन जाएगा बताओ जरा, डी कोस फाई। तो मुझे डी कोस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डी कोस फाई मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये फाई एंगल है, ये डी कोस फाई इधर आ जाएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? डी की वैल्यू बताइए सबसे पहले, मैग्नीट्यूड बताओ, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे वो क्या बनेगा? वो बनेगा लैम्डा आर डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये क्या डिस्टेंस है? इस डिस्टेंस को मैं ए बोल देता हूं, चलिए, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए निकालें कैसे? देखो डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा आपको, तो इसका मतलब इस ए को थीटा की टर्म्स में निकाल देते हैं। दूसरा यहां पे कोस फाई भी आएगा, तो डी कोस फाई अगर आप करोगे तो यहां पे भी कोस फाई लग जाएगा। अब कोस फाई भी कैलकुलेट करना है भाई, तो कैसे कैलकुलेट करें कोस फाई को? तो मैं इस ट्रायंगल को एक बार अलग निकाल लेता हूं, जरा देखिए, इसको मैंने अलग निकाल लिया, ठीक है। ये है मेरा आर, ये है मेरा ए, ये है मेरा कैपिटल आर, ये मेरा थीटा, और यहां पे है मेरा फाई, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं कोस फाई निकाल लेता हूं, ये प्रोजेक्शन ले लेता हूं। ये लेंथ बताओ कितनी है? अगर मैं ये लेंथ पूरी लेंथ निकालूं यहां से, तो ये बनेगी आर कोस थीटा। आर कोस थीटा तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ होगी, माइनस क्या कर दो, आर कर दो, आपके पास यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ गई, ठीक है। ये वाली लेंथ आ गई भाई, यहां से लेके यहां तक की। अब मुझे निकालना है कोस फाई, तो कोस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब कोस फाई की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी आर कोस थीटा माइनस स्मॉल आर अपॉन ए, ये बनेगा भाई मेरा कोस फाई, ठीक है। अब सवाल ये है कि ए कैसे निकालें? तो ए के लिए हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोसाइन रूल लगा देते हैं। तो बताओ क्या बनेगा? कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? कोस थीटा विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू आर। और यहां से अगर मैं ए की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ए की वैल्यू क्या बनेगी? आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू आर कोस थीटा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो ए की वैल्यू यहां पे भी पुट कर देंगे कोस फाई में, और यहां पे भी ए स्क्वायर में पुट कर देंगे। तो आप बताइए डी कोस फाई कितना आ गया? डी कोस फाई इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करोगे तो सीधा इधर क्या बच जाएगा बताओ जरा? आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू आर कोस थीटा। सही है जी, ये रह गया मेरे पास, है ना, ए स्क्वायर। कोस फाई की वैल्यू ये है भाई, तो अगर ये पुट करोगे तो ऊपर आ जाएगा आर कोस थीटा माइनस आर, और नीचे ए आएगा, तो ए की वैल्यू तो रूट में है, तो यहां पे पावर 3/2 कर देता हूं। ये लो जी, ये मेरे पास डी कोस फाई आ गया। इसका मतलब ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला टुवर्ड्स द सेंटर कंपोनेंट निकल के आ गया हमारे पास। अब आगे क्या करें भाई? आगे कुछ नहीं, बस आगे अब इसको इंटीग्रेट करना है। थीटा की टर्म्स में आ गया सारा सब कुछ, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दो भाई, लैम्डा आर इंटू आर कोस थीटा माइनस स्मॉल आर डी थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू आर
cos थीटा रेज टू द पावर 3/2। थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई तक। थीटा वेरीज फ्रॉम 0, थीटा यहां से इस लाइन से पूरा सर्कल है तो 2 पाई तक वेरी करेगा, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 पाई तक आपका थीटा वेरी कर जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो रिजल्टेंट इस P पॉइंट पे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपके पास, और ये 0 नहीं आएगी दोस्तों। अब ये आप खुद कैलकुलेट करना है, थोड़ा रिगरस एनालिसिस है, ये आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। बट मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे कैसे, क्या वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं ऐसा ही सिमेट्रिक केस स्फीयर का ले लेता, हालांकि अभी तक हमने स्फीयर को पढ़ा नहीं है, ठीक है। अगर मैं स्फीयर का केस ले लेता दोस्तों, तो उस केस में कैसे आप सोचते हैं, मतलब सोचिए मेरे पास एक स्फीयर है और उसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, वो एक तरह से इंसुलेटिंग स्फीयर भी हो सकता है। उसके सरफेस पे हमने चार्ज दे रखा है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मैं आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं इसके सेंटर पे, तो 0 आएगी। सेंटर पे तो आप लॉजिकली सोच सकते हो कि जितना इधर से होगा उतना इधर से भी आएगा और इस तरह से, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें कहीं पे भी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे ना तो 0 आएगी। अब इस चीज को कैसे समझोगे, इस चीज को 2-3 तरीके से समझ सकते हो। एक तो सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है गॉस लॉ। तो बेहतर हम पहले गॉस लॉ को समझ लें और उसके बाद इसके ऊपर आए, उससे आप इजीली समझ सकते हो। एक तरीका है बेसिक मैथमेटिकल एनालिसिस से भी आप इसको एनालाइज कर सकते हो, बट मैं उसमें जाऊंगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। किसी और दिन हम किसी गॉस लॉ के बाद इसको शायद हम कंपेयर करने के लिए एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आप बस ये याद रखिए, स्फीयर में आपका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो 0 होगी, क्योंकि स्फीयर और रिंग में बहुत फर्क है। रिंग एक ओपन चीज है, रिंग में कोई सरफेस नहीं बन रहा, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस नहीं है उसमें। तो आप ये नहीं कह सकते कि रिंग के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। स्फीयर में पूरा क्लोज्ड हो जाता है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो जितना इधर वाले हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही उसके ऑपोजिट वाले, उसके थोड़े से हिस्से वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। मतलब नेट जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी ऑलवेज। एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट होता है, उससे भी आप इसको प्रूव कर सकते हो, बट वो फिलहाल हम नहीं देखेंगे, वो आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसको जरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको जरा समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये पहली बात तो एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, उनको आप रियल वर्ल्ड में नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो हमें क्या बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और कैसे हम बनाते हैं उनको। जरा देखिए, मेरे पास मान लीजिए यहां पे कोई प्लस Q चार्ज है। अब मैं यहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे 1 कूलम का चार्ज रखना पड़ेगा। चलिए रख दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, यहां पे फोर्स जो है वो बाहर लगेगा। अगर मैंने ये चार्ज यहां पे रख दिया होता 1 कूलम का, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये भी अगेन रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। अगर मैंने यहां पे रख दिया होता 1 कूलम और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, तो यहां पे 1 कूलम चार्ज रख दो और इसकी वजह से फोर्स देख लो, वो इस तरफ होगा। ऐसे यहां पे रखता तो इस तरफ होता। तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे या यहां पे कहीं पे भी, उसमें एक डायरेक्शन भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होती, ये बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, बताएंगे कैसे बताएंगे। ऐसे अगर मैं -Q चार्ज लेता तो भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसको और थोड़ा गहराई समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे -Q चार्ज रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 कूलम रखूंगा और 1 कूलम पे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ खींचेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ 1 कूलम का, तो अंदर की तरफ लेगा। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लूँ तो अगेन अंदर की तरफ लेगा, अपने इसकी तरफ, ठीक है। 1 कूलम अगर यहाँ पे रख के देखोगे तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, अंदर की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, अंदर की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होती, ये एक इमेजिनरी लाइन होती हैं जो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बताती हैं, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगी।
वो लाइन से आप डायरेक्टली देख सकते हो। एक इमेजनरी लाइंस होती हैं जो इसको हम ड्रॉ करते हैं और वो हमें क्या बताती है, किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उस लाइंस की हेल्प से देख सकते हो। कैसे, जरा देखिए। अगर मान लीजिए मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लूंगा तो ये तो मुझे पता लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ हम दिखाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी फिर आप क्या दिखा दो, बाहर की तरफ दिखा दो। कैसे दिखाओ, रेडियली आउटवर्ड। क्योंकि देखो ना, ये यहाँ पे जो लाइन है वो इसके जो 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 रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन उधर है, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई भी अगर मेरा प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो रेडियली क्या होंगी, बताओ जरा, आउटवर्ड होंगी, हर दिशा में, हर दिशा में होंगी। इसको आप 2D में देख रहे हो फिलहाल, अगर आप 3D में देखोगे तो हर तरफ ऐसे निकलेंगी लाइंस। ठीक है, तो ये बन जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये क्या बता रही हैं, ये हमें फोर्स की डायरेक्शन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बता रही है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो यहां पे मैग्नीट्यूड तो आप इसके डिस्टेंस से निकाल लोगे, बट डायरेक्शन जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो इस तरफ आएगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें बस डायरेक्शन बताती है और कुछ नहीं। और ये इमेजनरी लाइंस है भाई, ये रियल वर्ल्ड में देख नहीं सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं कोई चार्ज रख दूं तो उससे आपको निकलती हुई दिखेंगी नहीं है। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं। ऐसे नेगेटिव चार्ज में देखो, नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहे हो तो उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, यहां पे पूछ रहे हो तो यहां पे अंदर की तरफ है, यहां पे अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं माइनस क्यू चार्ज ले लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली अंदर की तरफ आएंगी भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप इसको प्लॉट करो दिखाओगे तो अंदर की तरफ आएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह ऐसे दिखाओगे आप, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं और प्लस क्यू चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, अब एक और स्टेप आगे चलते हैं। जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा आप लाइंस को दिखाओगे। एक क्यू है और एक 2Q है, तो 2Q से जो निकलने वाली लाइन होंगी वो ज्यादा आप दिखाओगे। ठीक है, यहां से एक और चीज समझ आई मुझे, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से रेडियली निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे मिलती हैं। तो आप ये कह सकते हो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। यहां से ओरिजिनेट होंगी, यहां पे टर्मिनेट होंगी। अब नेगेटिव चार्ज कहीं है ही नहीं, सोचिए पूरे सिस्टम में ही पॉजिटिव चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल ओरिजिनेट हो रही हैं, टर्मिनेट इंफिनिटी पे हो रही हैं। फिर अगर पूरे सिस्टम में मैं एक ही चार्ज ले लूं, एक आइसोलेटेड चार्ज ले लूं, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इसके सराउंडिंग में कुछ नहीं है, एक आइसोलेटेड चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो क्या होंगी, इससे अवे जाएंगी दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे अवे जाएंगी। ठीक है, इससे अवे जाएंगी, तो यहां से ओरिजिनेट होंगी, टर्मिनेट कहां होंगी, इंफिनिटी पे, क्योंकि कोई नेगेटिव चार्ज तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, बट अगर सोचिए अगर कोई नेगेटिव चार्ज मैं यहां पे रख देता तो क्या होता बताओ, तो फिर इसके ऊपर टर्मिनेट होती भाई लाइंस। ठीक है, यहां पे आप टर्मिनेट होते हुए दिखाओ लाइंस को, तो यहां पे मेरी लाइंस क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। अगर मैं इसके नियर बाई इसको करता तो फिर ये लाइंस थोड़ी सी कर्वी हो जाती है, ऐसे मान लीजिए थोड़ा नजदीक होता तो इस तरह से लाइंस आप दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जितना ये पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो जितनी लाइंस यहां से निकलेंगी उतनी लाइंस यहां पे टर्मिनेट भी होंगी। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो ये तो बड़ी आसान सी कहानी है। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी भाई। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेटअप आप यहां पे दिखाओगे। अच्छा, यहां पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है तो ये इसके टेंजेंशियल होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी। वैल्यू तो आपको इनके डिस्टेंसेस से देखनी होगी। अगर दो चार्ज यहां पे रखे हुए हैं तो ये मेरे लाइंस का डायग्राम सा बनेगा कुछ इस तरह का। अब ये लाइंस हमें क्या बता रही हैं, ये लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही हैं। कैसे बता रही है, अगर किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी हो तो आप क्या करोगे, उसके टेंजेंशियल आप एरो लगा दो। जिधर आपका ये एरो लगा हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव, उसके जो एक कर्व बना हुआ है लाइंस, उसके टेंजेंशियल यहां पे एरो लगा दो। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। कैसे बताती है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है वहां पे लाइंस के टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। ठीक है, डायरेक्शन की लाइन में उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, ऐसे उल्टा नहीं जाना भाई। ठीक है,
तो यहां पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ आएगी। ठीक है, मतलब यहां पे अगर 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो उस पर किधर फोर्स लगेगा ये आपको पता चल जाएगा इससे। ठीक है, अब एक स्टेप और फर्दर जरा देखते हैं इसको। क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कट कर सकती है, एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताओ? अगर क्रॉसिंग होती तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन होती बताओ? इसके टेंजेंशियल इधर होती और इसके टेंजेंशियल मान लीजिए इधर होती। भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो यहां पे को अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं तो वहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं, तो दो पॉसिबिलिटी है, एक इधर भी और एक इधर भी। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई कि भाई एक जगह पे दो डायरेक्शन आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट ए फोर्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप 1 कूलम रखोगे तो उसके ऊपर दो डायरेक्शन में कैसे फोर्स लग सकता है? रिजल्टेंट फोर्स तो एक ही तरफ आएगा ना। तो आप पॉइंट को समझिए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉसिंग नहीं कर सकती। ठीक है, उनकी क्रॉसिंग नहीं हो सकती, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लाइंस होंगी। अगर मैं यहाँ पे 2q चार्ज कर देता, सोचिए यहाँ पे 2q कर देता, तो यहाँ पे डबल लाइंस दिखाते और यहाँ पे उसका हाफ लाइंस टर्मिनेट होती। तो यहाँ पे अगर मुझे लाइन दिखानी होती तो यहाँ पे मैं डबल लाइंस को दिखाता है, ऐसे इससे ज्यादा लाइनों को दिखाता, और यहाँ पे उसकी आधी टर्मिनेट होंगी यहाँ पे। तो पॉइंट को समझिए, जितना बड़ा चार्ज है उतना ही ज्यादा आपको लाइंस दिखानी है। ये लाइंस इमेजिनरी होती हैं, इनमें क्रॉसिंग नहीं होती, और लाइन के टेंजेंशियल इनके टेंजेंशियल जो डायरेक्शन होगी वो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगी। यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर यहां पे इस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन ड्रॉ कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। ऐसा नहीं होता कि जहां से शुरू हुई है वहीं पे एंड हो जाएं, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती। इस पॉइंट को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया ये आपको समझ आया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज ले लेता दोनों, तो फिर कैसे बनाते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, वो भी एक बार जरा देख लीजिए। अगर मैं दोनों ही पॉजिटिव ले लेता, सोचिए यहाँ पे भी प्लस q चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस q चार्ज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए मेरी d है। अब ऐसे केस में जरा देखिए, ये भी ये ओरिजिनेट करेगा लाइंस को और ये भी ओरिजिनेट करेगा। तो क्या होगा, अगर मैं लाइंस को ड्रॉ करूंगा तो कुछ रफली इस तरह की लाइंस बनेंगी, क्रॉसिंग नहीं होगी किसी भी लाइन की, ध्यान देना। ये लाइन जो है आगे जाएंगी भाई। आप बोलोगे सर ऐसी क्यों बनी है ये, चलो बता देंगे। ये भी लाइन जो है ऐसे अवे जाएंगी भाई। ठीक है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे नेट फोर्स जो है, कोई भी चार्ज अगर आप यहां पे रखोगे 1 कूलम तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आएगा। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। तो यहां पे कोई भी लाइन नहीं दिखाओगे आप, इनके बिल्कुल मिडिल में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो यहां पे कोई भी लाइन नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही अगर आप यहां पे कोई ऐसे प्लेन ड्रॉ कर लें, एक ऐसे आपने प्लेन ड्रॉ कर लिया, प्लेन, दो चार्जेस, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ, एक चार्ज यहां पे, और उसके बीच में अगर मैं कोई प्लेन ले लूं, उस प्लेन पे कोई भी पॉइंट में लूं, कोई भी पॉइंट में लूं उस प्लेन पे, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या 0 बनेगी क्या? जरा सोचिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 बनेगी यहां पे? अगर मैं कोई प्लेन ले लूं, सोचिए एक मिनट के लिए, मैंने क्या किया है, मैंने दो चार्ज ले लिए, एक पॉइंट चार्ज यहां, एक पॉइंट चार्ज यहां, उनके बीच में, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। और मुझे बताओ कहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? अगर मैं इस पॉइंट से पास होते हुए एक प्लेन ले लूं, क्या उस प्लेन में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? उस प्लेन पे ना, उस प्लेन पे कोई भी ऊपर वाला पॉइंट लोगे, जैसे आपने यहां पे पॉइंट ले लिया, तो यहां पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन के ऊपर कहीं पे भी अगर आप पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपवर्ड नजर आएगी। यहां पे 0 जरूर आएगी, बट यहां पे जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपवर्ड आएगी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। जितना नजदीक आते जाएंगे, जितनी लाइंस इसके नजदीक होंगी वो ऊपर की तरफ होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। ठीक है, अगर बराबर बराबर चार्ज है तो। अगर मैं यहाँ पे डबल कर देता इसको, तो फिर क्या होता बताओ जरा? फिर यहां से डबल लाइंस निकलती,
इसके कंपैरिजन में यहां से आपको डबल लाइंस दिखानी होती है और कुछ नहीं है, बाकी सब सिंपल है, ठीक है। तो यहां से आपको लाइंस डबल दिखानी होंगी। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अपने को क्या दिखाती है। ज्यादा इसमें कोई इतना ज्यादा नहीं सोचना होता, ठीक है। तो बस इतना आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे जीरो नहीं होगी, ठीक है, समवेयर इस तरफ कहीं पे जीरो होगी, ठीक है। अब समवेयर कहीं इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो होगी, क्योंकि ये बड़ा ज्यादा चार्ज आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे समवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो होगी इस लाइन के ऊपर। तो आई होप आपको समझ आएगी कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हैं, मतलब ड्रॉ कैसे करते हैं। अब इनको हम विजुलाइज कैसे करें, इसको देखें कैसे, क्या इनको हम देख सकते हैं, मतलब अगर देखना चाहें तो क्या ये कोई प्रैक्टिकल तरीके से कोई ऐसा फिजिकल वे है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम देख सकें। सच बताऊं तो ऐसे तरीके हैं जिनसे हम लाइंस को देख सकते हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे हम इनको देख पाएंगे। तो जब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी तो उस केस में हम शुरुआत में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखने की कोशिश करेंगे कि रियल वर्ल्ड में हम उनको कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट टाइप का एक तरह का सेटअप चाहिएगा, ठीक है। तो कुछ ऑयल की हेल्प से और जो सूजी के जो दाने होते हैं, सूजी के जो आटा होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम इनको देख सकते हैं, लाइंस के पैटर्न को देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न मेरा बनेगा। और नॉट ओनली आपका ये चार्ज पॉइंट चार्जेस की वजह से, आप जो है आप सोचिए कोई हमारे पास कोई लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी बनेगी, ठीक है। जैसे ये मेरे पास लाइन चार्ज है, इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे ड्रॉ करनी हो तो कैसे दिखाएंगे। आप ये देखो कि यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज रख दूंगा तो उसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज रखूंगा, उसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ पे लाइंस इधर आएगी, यहाँ पे लाइंस इधर आएगी, यहाँ पे लाइंस करोगे तो इधर आएगी। इसका मतलब आप समझ गए हो कि कोई भी लाइन चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो उस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर बनेंगी एंड अवे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे बनेगी। तो इसका मतलब इस लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी भाई, अवे आएंगी, ऐसी बनेंगी, ठीक है। और रेडियली आउटवर्ड बनेंगी। ये तो 2D में दिखा रहा हूं मैं आपको। अगर 3D में देखोगे तो मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन है, उसके ऊपर चार्ज है, तो इससे अवे जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक ही प्लेन में अगर आप देखना चाहोगे, अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू में ये लाइन मुझे नजर आ रही है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। अगर आप टॉप व्यू देखना चाह रहे हो, ठीक है, इस लाइन का अगर ऊपर से देखना चाहते हो तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको एक प्लेन में जो लाइंस है वो ऐसी नजर आएंगी, ठीक है। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इसको अगले एपिसोड में हम ऑब्जर्व भी करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि लाइन चार्ज की वजह से कैसे होता है। अब अगर इस लाइन को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल रख देता, जरा देखिए, मैं अगर मान लीजिए ऐसे रखता कि भाई ये मेरे पास लाइन है यहां से लेके यहां तक की, और प्लस मैंने चार्ज दे दिया इसके ऊपर, और ये फाइनाइट लेंथ है, और ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है। तो अब कैसी लाइंस बनेंगी, या माइनस क्यू ले लो, चलो इसको, अब कैसी लाइन बनेगी। तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन निकलेंगी और उसके बाद ये कर्वी बन जाएंगी लाइंस। उसके बाद जो है ये लाइंस आपकी कर्वी बन जाएंगी, यहां पे ओरिजिनेट हो, यहां पे टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह की ये कर्वी बनेंगी लाइन, आप समझ गए होंगे, ठीक है। सारी लाइन यहां पे जरूरी है टर्मिनेट करें, ठीक है। यहां पे सारी लाइन जरूरी नहीं है टर्मिनेट करें, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि इधर का चार्ज और इधर का चार्ज बराबर ही है, ठीक है। तो आप समझिए कि किस तरह का यहाँ पे पैटर्न बनेगा। इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा अगर मैं ये लाइन चार्ज को एक प्लेन में रख दूं ऐसे, और उसी प्लेन में चार्ज को रख दूं, जैसे हॉरिजॉन्टल मैंने ऐसे कोई लाइन चार्ज ले लिया हॉरिजॉन्टल, और उसके साथ में यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रख दिया, तो इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। लाइंस का जो पैटर्न आएगा वो इस तरह का आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं कंडक्टर सरफेस पे, जहां पे चार्ज रखा हुआ है उस सरफेस पे, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर क्यों होंगी, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर दिखाएंगे भाई। आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर क्यों दिखाओगे, आपने ऐसे क्यों नहीं दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे दिखाते तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। अब ये वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या करेगा, इन जो इस सरफेस के ऊपर जो चार्जेस हैं उनके ऊपर फोर्स लगाएगा। आप बताओ, आप बोलोगे सर फोर्स कैसे। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये तो होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे दे दूं तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू आएगी जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो उस पॉइंट पे अगर आप क्यू चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा और एफ की वैल्यू ये आ जाएगी।
अब जरा समझिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर ले लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। अब सोचिए ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इस तरफ है, तो इसका मतलब यहां पे अगर कोई चार्ज रख दिया मैंने, तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ टेंजेंशियल फोर्स लगाएगी। अब आप सोचिए अगर यहां पे टेंजेंशियल है तो यहां पे भी टेंजेंशियल होगी, और फिर यहां पे भी टेंजेंशियल, यहां पे अगर कुछ एंगल पे है तो यहां पे भी कुछ एंगल पे होगी, यहां पे भी कुछ एंगल पे होगी, और यहां पे भी कुछ एंगल पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनेगा, अपना एक टेंजेंशियल कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज रखे होंगे उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो इस सरफेस के ऊपर चार्जेस को फिर मूव करने के लिए मजबूर करेंगे। ये वाले जो कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो इस सरफेस के टेंजेंशियल है, ये इस सरफेस पे जो चार्ज रखे हैं उनको अपने साथ अलोंग ये मूव करेंगे ना भाई। यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है dq, उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इधर फोर्स लगाएगी टेंजेंशियल, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल फोर्स लगाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ जरा, इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज सरफेस पे मूव करना शुरू कर देगा, और उससे एक कहानी, एक तरह से स्टैटिक नहीं रहेगा चार्ज। तो जब भी आपके स्टैटिक चार्ज का केस आता है, इसका मतलब चार्ज रुके हुए हैं, और अगर चार्ज रुके हुए हैं तो सरफेस के ऑलवेज क्या बनेगी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बनेगी, टेंजेंशियल नहीं बन सकती, क्योंकि टेंजेंशियल अगर होगी तो फिर चार्ज स्टैटिक कहां रहेगी, तो उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा और मूव करना स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट को समझिए भाई, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं। तो जो भी मेरे सरफेसेस होते हैं जिनके ऊपर हमने चार्ज दे रखा है, ऑलवेज उनके परपेंडिकुलर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगे, अदरवाइज चार्ज स्टैटिक नहीं रहेगा। चार्ज जो है सरफेस पे ऊपर अगर हमने कोई चार्ज दे रखा है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, वो स्टैटिक नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होती है। आगे चल के और भी केसेस देखेंगे जहां पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होती है। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सा लॉजिक आपको दिया है जिसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो। तो अगले एपिसोड में हम इनके पैटर्न को जरा ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।